अभी तो टाइम पर पहुंचे राजेश्वर जी। पूरी जिंदगी खर्च कर दी पर कभी समय पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया। कितना सेल्फिश होता है ना इंसान। रिश्ते भी अपने सुविधा के लिए बनाता है और अपने सुविधा के लिए ही उसे जिंदगी तो आपकी भी बहुत आसान थी राजेश्वर जी। जिससे कठिन तो आपने किया। आपको हमेशा घमंड रहा, कुछ ना होने का घमंड। क्या लिखा आपने? मैं जानता हूँ श्रद्धा, तुम इतना कमा लेती हो कि तुम्हें मुझ पर निर्भर होने की जरूरत ही नहीं, पर मैं क्या करूं? मुझे ऐसे ही जीना पसंद है, दूसरों के लिए। आज जब मैं अनाथालय में बच्चों के साथ खेल रहा था तो एक पल के लिए लगा कि काश हमारा भी एक बच्चा होता। पर तुम तो अभी बच्चा चाहती नहीं हो ना। अगर चाहती तो हम इतना दूर। खैर, मुझे इस तरह बांध कर क्यों रखा है? मुझे तलाक ही दे दो तो मैं एक अबूझ रिश्ते से मुक्त हो जाऊं। अनाथालय में खेल रहे बच्चों को देखकर तो तुम्हारा दिल धड़का, पर क्या कभी ये सोचने की कोशिश की कि जिनको तुम अनाथ कर चले आए उन पर क्या गुजर रही है? मैं राजेश्वर मेहरा। दरअसल मैं श्रद्धा श्रद्धा श्रीवास्तव से मिलने आया हूँ। क्या आप बता सकती हैं कि वो तुम कौन हो? तुम पर ये तुम्हारी सूरत श्रद्धा से इतनी मिलती है। हाँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। वैसी ही आंखें, वैसा ही तेवर, वैसी ही सूरत। ये तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? मेरे ख्याल से आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? क्या फर्क पड़ता है जब आपके और मेरे बीच में कोई रिश्ता ही नहीं राजेश्वर जी, तो संबोधन की जरूरत ही क्या है? कम से कम अपना सरनेम तो बता सकती हो ना। क्या ये जानना चाहते हैं कि मैं किसकी औलाद हूँ? नहीं बेटा। प्लीज राजेश्वर जी, मैं यहाँ आपसे बात करने आई, कोई रिश्ता बनाने नहीं। मतलब मुझको यहाँ तुमने बुलाया? हाँ। चिट्ठी में तो लिखा था कि श्रद्धा मुझसे मिलना चाहती है। कहाँ है वो नहीं आई। क्यों? बस यूं ही। रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। क्यों? मैं तुमसे क्यों बात करूं? जब हमारे और तुम्हारे बीच कोई संबोधन ही नहीं तो क्यों? तो आप संबोधन को महत्व देने लगे? राजेश्वर जी, क्या हुआ? मुझे देखकर वो रिश्ते याद आ गए जो आपके लिए सिर्फ संबोधन ही थे। क्या मतलब? श्रद्धा श्रीवास्तव, जिसे मैं माँ संबोधित करती हूँ और जिसे शायद आपने कभी पत्नी संबोधित किया होगा। शायद याद आ गई हो। बकवास बंद करो तुम अपनी। जिसको तुम संबोधन कह रही हो उसको रिश्ते कहते हैं, और रिश्ते निभाना तुम्हारी माँ ने कभी नहीं सीखा। क्या मैं तुम्हारी उम्र जान सकता हूँ? 20 साल।
20 साल? यानी मेरे जाने के 1 साल के भीतर ही उसने दूसरी शादी कर ली। लेकिन उसको तो औलाद नहीं चाहिए थी, हमेशा से यही कहती थी। तो मेरे जाने के 1 साल के भीतर ही शायद बच्चे पालने की मेरी औकात नहीं रही। क्या मैं जान सकता हूं तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? ओह, सॉरी, मुझे नहीं पूछना चाहिए। आपने क्यों छोड़ा उन्हें? मैंने उसे छोड़ा? तुम शायद जानती नहीं कितनी महत्वाकांक्षी थी तुम्हारी माँ। उसको छोटी छोटी जरूरतें भरने के लिए भी रिश्ते सिर्फ जरूरत लगते थे। और आपको रिश्तों की सिर्फ जरूरत थी। माँ की भाषा बोल रही हो तो? बेटी हूं उनकी। तो मैं भी तो सिर्फ एक औलाद चाहता था। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता। सरदर्द कैसा तुम्हारा? पहले से ठीक है? श्रद्धा, I'm talking to you यार। इसे मैं क्या समझूं राज? तुम्हारी मेरे लिए चिंता या फॉर्मेलिटी? मतलब? सदर तो मुझे कल रात को भी था राज, पर मेरे बाजू में सोते हुए भी तुम्हारा ध्यान तक नहीं था। बल्कि रात के 2 बजे जब इस समाज सेवा की जरूरत किसी को पड़ी तो बिना एक पल गवाए और बिना ये सोचे कि बाजू में बीवी बीमार पड़ी है, ये समाज सेवक उठा और चल दिया। I'm sorry dear. मुझे लगा तुम अपने आप को संभाल लोगी और मेरी जरूरत वहां पे ज्यादा थी ना। तुम्हें क्या लगता है राज, मुझ में तुम्हारी जरूरत नहीं है? I know but they are my social duties. मैं क्या करूं? सोशल ड्यूटीज? क्या मेरा घर, मेरा परिवार समाज का एक हिस्सा नहीं है राज? मैं क्या किसी ऐसी मिट्टी की बनी हूँ जिसमें प्यार, अधिकार जैसी चीजों की कोई मायने ही नहीं है? चुपकाती है तुम्हारी ये बातें। ये तुम्हारी जिंदगी हो सकती है राज, मेरी नहीं। I want to live my life. अरे तो जियो ना यार, किसने मना किया तुम्हें? I want to live my life. तुम्हारे ये शब्द कि तुम जीना चाहती हो ना, मुझे अपराधी होने का एहसास दिलाते हैं। और तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने तुम्हें जीते जी मार डाला? अपने अंदर भी जाकर देख लो। मैं मान रही है तुम्हारी बेतुकी महत्वाकांक्षा है, तुम्हारा ढोलता हुआ आत्मविश्वास और वो सारे सपने जो तुमने कभी खुली आंखों से देखे थे पूरे नहीं हुए। माना सपना था मेरा कि मैं एक एक्ट्रेस बनूं, पर मेरा वो सपना तोड़ा तुमने। तुमसे शादी करते ही मेरा वो सारा सपना ध्वस्त हो गया। लेकिन हमारे बीच सब कुछ क्लियर था श्रद्धा। मुझे तुम्हारे एक्ट्रेस बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तुम ही थी यार जो हमेशा कंफ्यूज रहती थी, कभी नहीं जान पाई इसको क्या चाहिए, करियर या शादी। अब देखो तुम्हारी इस कंफ्यूजन ने तुम्हें यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। माना कि कंफ्यूज थी मैं, पर किसकी वजह से राज? और इस वक्त अकेली तो मैं ही रह रही हूँ ना। तो फिर क्यों हमारे बीच एक बच्चे को आ जाने से रोकती हो तुम? बच्चे को पाल लेने की औकात है हमारी, या फिर यूं कहूं कि तुम्हारी? श्रद्धा, माइंड योर टंग। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम एक थिएटर ज्वाइन करो। उससे क्या होगा, तुम्हारा मन लगा रहेगा और तुम्हारी एक्टिंग की स्किल्स भी पॉलिश हो जाएगी। अरे मैं तुम्हें साथ दूंगा यार, आई लव यू, समझो तो। मुझे तुम्हारी जरूरत है राज। सोते जागते, घर में बाहर, उठते बैठते, हर जगह मेरा कोई भी सपना बिना तुम्हारे पूरा नहीं हो सकता। I love you. हेलो, हाँ मिस्टर जी बोलिए। क्या कह रहे हैं आप? कब हुआ ये?
अरे आप एक काम कीजिए, वहां के मजदूर यूनियन के लीडर से बात कीजिए। हाँ, केस कर देंगे उन पे। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या हुआ? एक सेकंड। ठीक है ठीक है। अरे अभी नहीं, मैं भी आ जाऊंगा थोड़ी देर बाद, समझो। अरे दरअसल मेरे घर में भी हंगामा खड़ा हो गया। ठीक है मैं आता हूँ ना। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं कुछ नहीं, मैं बताऊँ ना? अरे कुछ नहीं। अरे राज, बताओ। दरअसल पास की फैक्ट्री में आग लग गई और वहाँ पे काफी मजदूर घायल भी हो गए। अब वो मिश्रा जी और वो सब मिलके उनको अस्पताल ले गए। अच्छा, तो फिर? तो फिर क्या, मैं यही रहूँगा। मुझे घर में भी तो टाइम देना है ना। राज, मैं इतनी मतलबी नहीं हूँ। आई विल अंडरस्टैंड, तुम जाओ। सच? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम शाम को मिलेंगे। हाँ See you. मेरे रोकने से भी तो तुम नहीं रुकते थे राज। तो फिर क्यों ना मैं भी इसी हवा में बहना सीख लूं। उसे रोकना ना मेरे बस में था, ना मेरी आदत में। मैं ये भी नहीं कह सकती थी कि वो सिर्फ अपने लिए जीता था। उसे लगता था हर उस व्यक्ति को उसकी जरूरत है जो कमजोर है, अकेला है। तो क्या मैं कमजोर और अकेली नहीं थी? होता है, किताब को जितना आंखों के पास लाओ, शब्द उतने ही धुंधले हो जाते हैं। और मैं उसकी आंखों की धुंधलाहट हो रही थी, शायद। धुंधलाहट सिर्फ मेरी आंखों में थी ऐसा नहीं था। कहीं ना कहीं उसने भी अपनी आंखों पे धुंधलाहट ओढ़ रखी थी। जानती हो, इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा कमजोर कब महसूस करता है? जब वो डिसाइड कर ले कि जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है उसके अलावा उसकी कोई मंजिल ही नहीं है। सारे सपने, सारी इच्छाएं उसी से शुरू होकर उसी पे खत्म हो जाते हैं। और जब कुछ पाने के लिए बचता नहीं तो सपनों की तलाश में रहता है। श्रद्धा ने अपनी पूरी जिंदगी मुझ पर केंद्रित कर ली थी, इतनी कि अपने सपनों को भी जगह नहीं दी थी उसने। लेकिन मैं तो मंजिल नहीं था ना, छटपटाने लगी थी। आपके तर्क, आपके विचार सचमुच महान है सर। मैं तो मंजिल नहीं था। हमें अच्छा नहीं लगा सुन के, समझ सकता हूँ। माँ है तुम्हारी। लेकिन क्या जिंदगी बस यही मानकर और सुनकर चल सकती है जो हमें अच्छा लगे? खुशियों के बहुत छोटे छोटे रिश्ते होते हैं सर। कई बार तो आप समझ ही नहीं पाए। जब ये खुशियां आपके पास आई, आपने उन्हें ठीक से निहारा तक नहीं। श्रद्धा का उतावलापन, उसका प्रेम, उसका असमंजस मेरे दिलो दिमाग पर इस कदर हावी रहा कि खुशियों और दुखों के अंदाजे लगाना मेरे लिए असंभव हो गया। उसकी मासूमियत, उसका प्रेम मेरी कमजोरी बन गया था। जिंदगी जीने के लिए उसकी नादानियां, उसकी बेवकूफियां मेरे मन का सुकून थी। रिश्ते जब बनने की प्रक्रिया में होते हैं तो एक ठहराव चाहते हैं, और उसका मन हमारे रिश्तों में ठहराव चाहता था। लेकिन पता नहीं मैं क्यों।
हमारे देश में अंग्रेज लोग ये बगीचे इसलिए बनाकर गए हैं ताकि हमारे देश के युवा क्रांति करते करते थकने लगे तो कुछ देर यहां पर बैठ के सुस्ता लें। क्या मैं यहां कुछ देर बैठ सकता हूं मैडम? शुक्रिया। मुझे श्रद्धा से मिलना है। आप बता सकती है कहाँ है वो? आपके लिए 1 घंटा इंतजार करने के बाद वो यहाँ से चली गई। अब मुझे लगता है आपको भी यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे ये तो बहुत सही हुआ, क्योंकि अब यहाँ पर इन वादियों में सुकून से कुछ पल गुजारे जा सकते हैं। देश के युवा में ना तो रोमांस है ना ही सुकून, क्योंकि देश को आजाद हुए पूरे 35 साल हो गए हैं, फिर भी देश का युवा क्रांति का मशाल लिए घूम रहा है। अरे असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है मैडम, क्योंकि लड़ाई अपनों से है। अगर हमारे देश का युवा ये प्यार में उलझ कर रह गया ना तो आने वाली पीढ़ी झुंझुना बजाती रह जाएगी बस। तो जाइए ना, इस खूबसूरत से महफिल में ना ही आपका कोई काम है और ना ही आपके इस क्रांतिकारी कवि का। अच्छा, आपको किसने बताया कि हमारे कवि सिर्फ क्रांतिकारी कवि हैं? मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। एक जंगल है तेरी आंखों में जहां मैं राह भूल जाता हूं। तो किसी रेल से गुजरती है और मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। एक बाजू उखड़ गया है जब से मैं और वजन उठाता हूं। तो किसी रेल से गुजरती है और मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। मैं तुझे भूलने की कोशिश में और करीब पाता हूं। तो किसी रेल से गुजरती है और मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। कौन ये फासला मिटाए? मैं फरिश्ता हूं सच बताता हूं। कभी कभी हमेशा सोचती हूँ कि तुम्हारा ये जो समाज के लिए जुनून है, काश ये हमारे प्यार के लिए होता। समाज के लिए जितना जुनून मेरे दिल में है उससे ज्यादा तुम्हारे लिए भी, बस मैं जता नहीं पाता। जानती और महसूस भी करती, बस जलन होती है कि अगर तुम सोशलिस्ट ना होते तो जबरदस्त रोमांटिक इंसान होते। अरे रोमांटिक तो मैं पैदाइश ही हूँ मैडम। हाँ, अब आप बताइए कितनी देर से उतावली हो रही थी, क्या बात थी जो मेरे से करनी थी? ये बात तो सही है राज कि मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए उतावली होती हूँ, और अगर आपको सिर्फ काम की ही बात करनी है तो आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मुझे अपने नाटक के सिलसिले में कलकत्ता जाना है। सच? हाँ, और दुख की बात यह है कि मैं जाना नहीं चाहती। क्यों भाई? मुझे तुम्हें छोड़कर कहीं पे भी जाने का मन नहीं करता, सच। श्रद्धा जी, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, ठीक है? आपका जुनून ना एक्टिंग है, उसको फीका मत पड़ने दीजिए। और रही बात हमारा साथ कहाँ जा रहे हैं? हम साथ में तो हैं। अरे यही तो समझ नहीं पा रही हूँ कि एक्टिंग मेरा जुनून है या फिर तुम। जब भी मैं वहां होती हूँ तुम मेरे दिलो दिमाग में बैठे रहे होते हो, और जब तुम्हारे साथ रहती हूँ ऐसा लगता है कि कहीं मैं अपने लक्ष्य से तो नहीं भटक रही हूँ, कंफ्यूज रहती हूँ। अरे नहीं, बस आपने डिसाइड नहीं किया है कि पहले करियर या शादी। तो बताओ कब करनी है? क्या? शादी। अरे अभी थोड़ी ना। क्यों? अरे तुम्हारे करियर का क्या होगा, सपनों का क्या होगा? कौन सा सपना? एक्टर बनने का भाई।
भूल जाओ। हाँ। अच्छा तुम मेरा कंफ्यूजन दूर करो, पहले करियर बनाए या शादी करें? और वैसे भी शादी करने के बाद भी तो करियर बनाया जा सकता है ना, अगर तुम मेरा साथ दो तो। मैं यार देखो, साथ तो मैं तुम्हारा हमेशा दे सकता हूँ, लेकिन क्या तुम मैनेज कर लोगी? क्योंकि मैं वही घुमक्कड़ फकीर समाज को समर्पित इंसान मेरा साथ निभा पाओगी, यही ना? मिस्टर राजेश्वर मेहरा, मैं भी आज की दौर की लड़की हूँ। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया ना तो भी मैं साथ रह लूंगी तुम्हारे बिना। सच। तुम्हारे ये होठ कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। क्या? चलो शादी कर लेते हैं। सच? अब तो कुछ हाँ? बहुत। कितना मासूम था ना मेरी माँ का सपना, और उसके सपनों के केंद्र भी आप ही थे। सपने सिर्फ सपने होते हैं, वास्तविकता की जमीन पर आकर हकीकत से टकराकर टूट जाते हैं। सपनों का टूटना या साकार होना उस मन पर निर्भर करता है जो खूबसूरत सपने आने पर अपनी आंखें ना खोलता हो। जिंदगी की आपाधापी और उसके बीच देखे सपने अक्सर विचलित कर देते हैं और हम रास्तों से भटक जाते हैं। दरअसल श्रद्धा ने अपने सपनों के लिए ना तो अपनी आंखों को बंद किया और ना ही मेरे प्रेम के लिए अपनी आंखों को खोला। क्यों? आपका कोई ऐसा सपना नहीं था जो मेरी माँ का भी सपना हो? ऐसा कोई सपना? था, मेरा भी एक सपना था, एक बेटी का सपना। लेकिन वो सपना मैं अकेला ही ढोता रहा। तो आपने क्या किया? आपने भी तो अपने सपनों के बीच उन्हें कभी आने ही नहीं दिया। ओह, आपने तो अनाथालय में खेल रहे बच्चों के साथ अपनी दुनिया पूरी कर ली थी ना। आपने अपनी दुनिया इतनी सीमित कर ली थी कि उसमें मेरी माँ के लिए कोई जगह नहीं थी। अबे श्रुति, क्या जान सकती हूँ ये नाम किसका था? मेरे ख्याल से तुम्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। क्यों? ठीक है, अगर आप नहीं चाहते तो नहीं पूछूंगी। बस एक पल के लिए लगा कि आपने इतने गुस्से में भी किसी को बहुत स्नेह से पुकारा हो। एक बात जानती हो, श्रद्धा और मैं, हम दोनों चाहते थे कि अगर हमारे यहाँ कोई भी संतान हो तो एक बेटी हो। मैंने तो उसका नाम भी डिसाइड कर लिया था, श्रुति। छोटे छोटे पैरों से मेरे आंगन में दौड़ती इटलाती टुमक टुमक कर चलती नन्ही सी श्रुति। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी खुशबू, उनकी किलकारियां, उनका एहसास। और वो एहसास 100 गुना बढ़ जाता है जब वो छोटी सी बच्ची चंदा मामा प्यारे प्यारे बिटिया को सपने देना। चंदा मामा प्यारे प्यारे। ऐसा नहीं था कि हमारे बीच सिर्फ मतभेद ही थे, जरूरतें हमें कहीं तोड़ रही थी और अभाव हमें कहीं परेशान कर रही थी। समाज के लिए मेरा समर्पण मुझे उससे दूर ले जा रहा था और मैं
मैं जानता हूं कि श्रद्धा के बिना मेरा जीवन किसी अज्ञात रास्ते की यात्रा पर था, जो आज भी है। मैंने भी तो एक सपना जोड़ लिया था ना उससे, एक बेटी का सपना। अगर मेरी भी बेटी होती तो आज बिल्कुल तुम्हारे जितनी बड़ी होती। एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी तुमसे कितना प्यार करते हैं? पता नहीं, लेकिन अगर करते शायद आपसे ज्यादा। मुझसे ज्यादा? मुझसे ज्यादा तो अपने बच्चों को कोई प्यार नहीं कर सकता। सॉरी। कोई बात नहीं। श्रद्धा कहती थी कि जब हमारे यहाँ बच्ची होगी तो बिल्कुल मुझ पर जाएगी। तो तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। कैसी है तुम्हारी माँ? मैं नहीं जानती। क्यों नहीं जानती? वो माँ है तुम्हारी। आप भी तो पति है उनके, आपको भी तो नहीं पता? क्या समझते हैं आप? आपने मुझे मन ही मन बेटी मान लिया तो मैं आपकी बेटी हो गई? किस अधिकार से बोल रहे हैं आप मुझे ये सब? बताइए। श्रद्धा श्रीवास्तव आपकी पत्नी हो सकती है सर, पर मैं आपकी बेटी नहीं हूं, समझे? जिंदगी भर आपने अपने अधिकार जताए, पर क्या कभी कोई कर्तव्य निभाने की कोशिश की? कभी नहीं। आपके जाने के बाद उस औरत पर क्या गुजरी कभी सोचा आपने? नहीं। सिर्फ इसीलिए कि आपको हमेशा लगा कि वो खुद इतनी मजबूत है कि अपना ख्याल रख सकती है। पर आप ये भूल गए सर कि वो एक औरत है, उसकी भी अपनी इमोशनल, मेंटल और फिजिकल जरूरतें हैं। आपके चले जाने के बाद एक हादसे पर चली गई थी मेरी माँ की जिंदगी, पर उनको जिंदा रहना था मुझे पैदा करने के लिए। तो क्या तुम? जी, मेरा नाम श्रुति मेहरा है, मेरी माँ का नाम श्रद्धा मेहरा और मेरे पिता का नाम राजेश्वर मेहरा। प्लीज प्लीज, मैंने बिना पिता के और इस अपाहिज शरीर के बोझ को ढोने की आदत बचपन में ही डाल दी थी सर। मेरी आदत खराब कीजिए आप। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। कितना कमाल करता है ना आप सर। जब मैं आपसे मिली तो आपने मेरा नाम सिर्फ इसीलिए पूछा कि आप ये इत्मीनान कर ले कि मैं सच में आपकी बेटी हूं कि नहीं, सिर्फ ये जानने के लिए कि आपके जाने के बाद मेरी माँ ने दूसरी शादी की कि नहीं, और उम्र सिर्फ इसीलिए कि आपके जाने के कितने साल बाद सचमुच राजेश्वर जी, आपके लिए रिश्ते संबोधन से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। बस। संबोधन क्या होते हैं? संबोधन क्यों होते हैं? संबोधन किसके लिए होते हैं? संबोधन एक संबोधन कि तुम मुझे पिता कहो, इस आस में पूरा जीवन काट रहा हूं मैं। क्या तुम यहां तक चलकर नहीं आए कि मैं तुम्हें बेटी कहूं?
जो रिश्ता था हम उसको प्यार से भी संबोधित करते थे, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। उसके चलते रहने के लिए रिश्तों पे यकीन होना जरूरी है, जो अपने साथ में जोड़े हो। तुम्हारी माँ और मैं, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, शायद इसलिए ही अलग हो गए। पहले पहले कितना बोझ रहता था ना मेरे दिल पर, फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हम्म यार देखो ना, मैंने हमारी बेटी के लिए ना एक लोरी लिखी है। और आज क्या तुम तुम मुझे डायलॉग्स याद करने में हेल्प करोगे प्लीज? हाँ भाई, लो, देखो ये वाला तो हो गया है, यहाँ से, ठीक है? क्या फर्क पड़ता है? किसी ने तुम्हारे बारे में ये सोचा या वो सोचा, कुछ फर्क पड़ता है? बला से वो रहती हो चार दीवारों में, जूते की नोक पर। एक हद आ जाती है ऐसी कि सब कुछ एकदम बेकार लगने लगता है, फिजूल, वाहियात, रिश्ते और जज्बे टूट जाते हैं, छन। शीशे की छन, सुनिए तुमने? और तुमने? बिखर जाता है। नाजुक नाजुक से रंगीन बर्तन उठाओ बोरी बोरी से, कैसा था? वाह, तुम तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो यार। सच? हाँ, चल आगे का क्या? हाँ, आगे का सीन क्या है? हाँ वो बाकी हाँ 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 हाँ, समझ। ये घर वाकई में बहुत संभला हुआ है। रंजीत सब खुद ही करते हैं या नौकर रखा है एक बहुत होशियार। शादी क्यों नहीं करते? मिली नहीं कोई पसंद की। कैसी चाहते हैं? अंदाजा लगा लेती हो तुम। लगा लिया है। क्या? इस घर के लायक हो जो? कैसी? अब क्या था? वो टाइप की दूसरी हाँ, होगी हाँ। शादी। वो टाइप भी दूसरी होती है। शादी वाली। नहीं राज, मैं तुम्हें कुछ पूछ रही हूँ। क्या? मैं भी उन शादी वाली लड़कियों में से ही हूँ, नहीं हूँ क्या? अरे ये फिजूल का सवाल अभी क्यों पूछ रही हो? देखो मैं थिएटर से तो हूँ नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि जो आपके राइटर है ना ये वाले, इन्होंने बहुत यथार्थवादी प्ले लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि इनकी सारी बातें हमारी जिंदगी पर भी लागू हो। हाँ देखो, तुम एक संपूर्ण पत्नी हो, मेरे होने वाले बच्चे की माँ। फिर ऐसा क्यों लगता है राज कि मैं तुम्हें खुद से बांध नहीं पा रही हूँ? फिर से कोई बात? अरे बोला ना, यू आर रियली परफेक्ट वाइफ, बस थोड़ी सी नादान हो। क्यों परेशान हो रही हो? नहीं राज, मैं जानती हूँ मुझ में बहुत सी कमियां हैं, और मेरी कमियों को तुम ही दूर कर सकते हो। सच। देखो, मैं एक एक्टर को हमेशा अपने अंदर महसूस करती हूँ, वो किसी भी फॉर्मेट में हो, टीवी, फिल्म या थिएटर।
मुझे बस एक्टिंग करनी है, मैं अपने आप को व्यक्त करना चाहती हूँ। हाँ, तो करो ना। तुम्हें तुम्हें मना किसने किया? देखो मैं तुम्हारी उड़ान के लिए ना तुम्हें पंख भी दूंगा, सच में तुम्हारे साथ हूँ मैं। यही तो समझ नहीं आता राज कि मुझे कौन मना करता है, मुझे क्या रोकता है और क्यों। क्या हुआ है? क्या हुआ? क्यों ऐसी बातें कर रही हो? राज देखो, डोंट टेक मी अदरवाइज ना, तुम समझोगे ना मैं जो कहना चाहती हूँ। बिल्कुल। हाँ, बैठो। देखो, जब से मैंने होश संभाला ऐसा लगता था कि एक्टिंग ही मेरी जुनून है। फिर जब अचानक तुम मेरी जिंदगी में चले आए तो ऐसा लगा कि मेरा जुनून तो तुम हो। सिर्फ एक ही मकसद कि कब हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं। और जब हम एक हो गए ऐसा लगा कि हम जुड़ नहीं रहे हैं। एक अजीब सा अधूरापन हमारे रिश्ते को अखरता है राज। और यही अधूरापन मेरी उड़ान के पर कतरता है। देखो, मैं नहीं जानती कि रिश्ता सचमुच मेरे उड़ान के पर कतरता है या ये सब मेरी अपनी कमजोरी है, पर वो बोलती रहो, बोलती रहो। मैं वो सब सुनना चाहता हूँ जो तुम्हारे मन में है। बोलो। पर मुझे लगता है तुम्हें ठीक नहीं लगा तो ना। क्या फर्क पड़ता है यार? कम से कम तुम बोलकर खुश तो हो ना। बोलो। तो ये तीखा रिएक्शन क्यों? ये सही है यार, तुम इतना सा बोल सकती हो, मैं रिएक्ट भी नहीं कर सकता। यही रिएक्शन राज, यही तुम्हारी वो स्थितियां, यही तुम्हारी बेचारगी जो मुझे रोकती है, मेरे पर कतरती है। क्यों तुम यार ये बात लेकर बैठ जाती हो बार बार? क्या तुम्हारे साथ अभी तक गलत हुआ है? हाँ, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, अरे समझो। नहीं चाहिए तुम्हारा साथ। तुम सोच लो क्या बोलना चाह रही हो तुम। ये तुम्हारा प्यार मुझे और कमजोर बनाता है राज। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, बस मैं इस उलझन से मुक्त होना चाहती हूँ। देखो राज, 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 शायद उसने मुझे सुना ही नहीं। अगर सुन लेता तो वापस जरूर आता। या फिर शायद इस बार मैंने ही उसको सही से आवाज नहीं लगाई। आवाज देती भी तो कैसे? मेरे बदरंग सपने जो आड़े आ गए थे, वही बदरंग सपने जो एक अपरिपक्व उम्र में स्केच होते हैं और परिपक्वता उनमें रंग भरती है। राज! नहीं पहुंची मेरी आवाज उस तक। क्यों व्यक्तिगत सपने इस कदर हावी हो जाते हैं कि अपनों का अक्ष भी धुंधला दिखाई देता है? नहीं, ये धुंधलापन दरअसल होता है मन के उस कोने का जो किसी को चाहता है, उसको पा लेता है और फिर जिंदगी भर उसको बंधक बनाकर सजा देना चाहता है। राज, मुझे क्यों सजा लग रहा है ये सब? यही तो मैं हमेशा से चाहती थी ना। राज,
श्रद्धा, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले करता था। सुना तुमने? मेरा यकीन करो, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं। मेरी बेटी आज 18 साल की हो गई है और आज मैं इस संबोधन को और भी गहरा महसूस कर पा रही हूँ। तुम्हारी ये कृति सुंदर है राज। सॉरी, पर हमारे बीच में यही तय था। क्या तुम मुझे एक बार पिता कह के नहीं पुकारोगी? नहीं, पता नहीं क्यों, पर मेरा मन इस संबोधन का भार उठा पाने का साहस नहीं कर पा रहा है। कम से कम इतना तो बता सकती हो ना, कहाँ है तुम्हारी माँ? क्या करेंगे जानकर? बस एक बार उसको महसूस कर लूंगा। एक बात पूछूं? पूछो ना। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि मेरी माँ आपके आसपास कहीं है? उसके पास से गुजर जाने का एहसास? हर पल हर क्षण उसका वजूद मौजूद रहा है मुझे। कभी भी जिंदगी में तेज चलते चलते जब मुझे थकान हुई, उसकी खुशबू ने नई ताजगी दी मुझे। और कभी ऐसा लगा कि वो आपके पास नहीं है? ये मेरी माँ का ही कमाल है सर। हर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रिश्ते में भी वो मौजूद रही है। मैं एक बार मिलना चाहता हूँ उससे। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझे उसका अधिकार नहीं है, लेकिन एक बार आंख भर के देख लेना चाहता हूँ उसे। रही बात तलाक की, तो उसे देने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। 22 साल हो गए हैं उसको देखे। और क्यों? आपने तो हमेशा महसूस किया है ना उन्हें। क्या उनका प्रत्यक्ष होना जरूरी है? शायद नहीं, लेकिन उसकी उन आंखों को देखना चाहता हूं जो कुछ करना चाहती थी जिंदगी में। देखना चाहता हूं कि वो चमक उसकी आंखों में आज भी बरकरार है कि नहीं। पूरे 22 साल से नहीं देखा उसको मैं। उसका चेहरा मेरे दिमाग में आज भी बसा हुआ है। मुझे उससे मिलना है, प्लीज। आप नहीं मिल सकते अरे हो। क्यों नहीं मिल सकता? क्यों? उसका अधिकार है आपको। माना कि अधिकार नहीं है, लेकिन अधिकार से ऊपर प्यार होता है। कितना प्यार करते हैं आप उन्हें? अपने आप से भी ज्यादा। इसीलिए छोड़ आए उन्हें। वो मेरी भूल थी। पर आपकी भूल की सजा उन्होंने भुगती सारी जिंदगी। मुझे अफसोस रहेगा इसका सारी जिंदगी। इतनी सी भूल का अफसोस सारी जिंदगी। शायद एक जिंदगी भी कम पड़े। और अगर वो इस दुनिया में ना हो तो कितना अफसोस होगा क्या आपको? कह रही हो तुम? सोच तो लो कम से कम। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और यही सच है। क्या फर्क पड़ता है सर? एक संबोधन की तो मौत हुई है। जो जीता रहा वो रिश्ता, जो मर गया वो सिर्फ संबोधन। संबोधन।
चलती हूँ सर। मिलना था आपसे, देखना था आपको, उस खुशबू को महसूस करना था जिसका जिक्र माँ हमेशा किया करती थी। मेरी माँ सचमुच एक महान औरत थी सर, और आप एक बहुत ही भले इंसान हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अपना ख्याल रखिएगा। चलती हूँ मैं। श्रुति, तुम्हारे और मेरे बीच अभी तक सिर्फ संबोधन ही है, क्योंकि तुमने हमारे रिश्तों को कोई प्रामाणिकता नहीं दी। लेकिन तुम्हारी माँ और मेरा जो रिश्ता है वो कभी खत्म नहीं हो सकता, ना ही उसको किसी संबोधन की जरूरत है। अगर किसी के मर जाने से रिश्ते खत्म हो जाते तो ये पूरी दुनिया रिश्तों की दुविधा में नहीं जी रही होती। वो जो रिश्ता 22 साल अलग रहने के बाद भी सिर्फ संबोधन ना रहा हो, वो कभी नहीं मर सकता, कभी नहीं। मैं तुम्हारी माँ से आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। उसके लिए ना किसी संबोधन की जरूरत है और ना ही किसी रिश्ते की। वो मुझ में हमेशा जिंदा रहेगी, मरते दम तक। चलता हूँ बेटा, अपना ध्यान रखना, और हो सके तो मुझे आवाज जरूर लगाना, और वो आवाज जोर से लगाना। तुम वो गलती मत करना जो तुम्हारी माँ ने की, जो मैंने की। एक झूठा अहम अपने दिल पर रखकर तुमने रिश्तों का गला घोट दिया। आई लव यू बेटा, अपना ध्यान रखना। पापा, मुझे मत छोड़कर जाओ पापा, मुझे छोड़कर मत जाओ पापा। पापा, I love you, पापा। पापा, आप छोड़कर मत जाओ पापा। काश तुम्हारी माँ ने भी मुझे ऐसे ही पुकार लिया होता, या फिर मैं ही रुक जाता। पापा, आई लव यू बेटा। I love you, पापा। I love you। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा हमारे प्ले के डायरेक्टर साहब को, सुजीत चौहान। थैंक यू सो मच बारिश में भी आप आए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। नमस्कार, निशान सिंह। अंकिता पटनायक। म्यूजिक को से अभी भी दूसरा लाइटिंग
आपने, ये नाटक मैंने 2010 में देखा था, तो कॉलेज स्टूडेंट था नॉर्मल, तो उस समय ये सब ना फालतू चीज़ें लग रही थी कि ये क्या नाटक लिख देते हैं, ना एंटरटेनमेंट है ना और कुछ। अब 2010 से इतनी मैच्योरिटी और सारी चीज़ें से, मतलब अक्सर हम लोग रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें होती हैं कि अभी मैं थोड़ा आउट भी हो रहा हूँ, तो ये नाटक बहुत टफ था कि करना है, लेकिन एक्टर नहीं मिल पाए। सडनली मतलब टीम में थोड़ा सा ऐसा हुआ कि हमारी टीम में कोई बड़ा नाटक बन नहीं पा रहा था, एक्टर टिक नहीं पा रहे थे, इन आउट हो रहे थे, तो सोचा कि इस स्क्रिप्ट के साथ एक बार एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो फिर इन दोनों ने काफ़ी मेहनत की है और नाटक का मतलब पूरा क्रेडिट इन दोनों को ही दिया जाए, जोरदार तालियां। रवि ने पूरा बैक स्टेज मैनेज किया। रवि का जो हम बार बार मंच मिलता हमें, मंच आप सबका थिएटर ग्रुप से, दिनेश अलाउट सर प्लीज बार बार मुझे स्टेज पे बुलाने के अपना काम किए, लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, अच्छे अच्छे नाटक देखने को मिलते हैं। अब ये लगातार अगर ड्रामाटर्जी के जितने भी प्ले देखने हो, लगभग मंथ में हमारे 4-5 प्रोडक्शन होते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्शन 30 तारीख को है। पंचानन पाठक थिएटर फेस्टिवल चल रहा है, जो कि पंजाब सबका और ड्रामाटर्जी का मिला जुला प्रयास है, लेकिन ड्रामाटर्जी 3 साल से एसोसिएट हुआ, पिछले 15-20 साल से सर कर रहे, एक बार जोरदार तालियां। 22 अक्टूबर से एवरी वीकेंड, सैटरडे और संडे, 23 सितंबर से 22 अक्टूबर तक, 22 अक्टूबर तक चलेगा, 23 सितंबर से स्टार्ट होगा। एवरी वीकेंड LTG ऑडिटोरियम में 2 प्ले होंगे, एक 4 बजे और एक 7 बजे, और वो पूरा फेस्टिवल कॉमेडी थिएटर फेस्टिवल है। और मजबूरन साल में एक कॉमेडी प्ले मुझे भी तैयार करना पड़ता है उस फेस्टिवल के लिए, वरना मैक्सिमम मैं सीरियस प्ले करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। मैं सुनील चौहान, नाटक का डायरेक्टर, थैंक यू। और ड्रामाटर्जी के और भी प्ले देखने हो तो आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। कल ये प्ले सेम प्ले हमारा बरेली में, अगर आपके कोई जानने वाले हो बरेली में, तो हमारे पेज से एड्रेस देख लेंगे। बरेली में कल सेम प्ले होगा 7 बजे, तो आपके जानने वाले तो रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।